बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका है कि अ बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट and it supplies a current of 3.2 ampere. What is the resistance of a circuit? पहली चीज़, and how many coulombs leaves the battery in 5 minutes. तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और चार्ज फाइंड करना है, लेकिन वो चार्ज फाइंड करना है जो 5 मिनट्स में बैटरी से निकला होगा। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। आपके साथ जो है बैटरी की ईएमएफ गिवन है 12.8, करंट गिवन है, टाइम आपके साथ गिवन है जो अगर सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए तो 3000 सेकंड्स हैं, और दो चीज़ें फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस और चार्ज। स्टूडेंट्स फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे, एक तो हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे और ओहम्स लॉ के हेल्प से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और दूसरी फिर हम करंट की डिफिनीशन यूज़ करेंगे और वहाँ से हम चार्ज को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले ओहम्स लॉ को यूज़ करके रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट कर लें और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि आपके साथ 4 ओहम्स आएगी। और अब जो है करंट का फार्मूला यूज़ करके चार्ज को सब्जेक्ट कर लें और चार्ज को जो है वो फाइंड कर लें। सिर्फ इतना है कि टाइम को आपने मिनट्स में नहीं लेना होगा, टाइम को आपने सेकंड्स में लेना होगा। तो दोनों चीज़ें जो है आप इजीली फाइंड कर लेंगे, और कंक्लूजन में जो है आप दोबारा उस डायग्राम को ड्रॉ करें और इस दफ़ा जितने भी अननोन्स हैं वो उस डायग्राम पे शो करें। तो क्वेश्चन नंबर आपके साथ जो 1 था, सिंपल सा क्वेश्चन था और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 आई है और 5 मिनट्स में जो चार्ज निकला है वो 960 कूलम का चार्ज है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ है कि 2 लाइट बल्ब्स आर डिज़ाइन फॉर 120 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, उनके रेटेड पावर्स क्या है, 40 ओहम्स है और 60 ओहम्स है। विच लाइट बल्ब हैज़ अ ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस एंड वाई। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जिनका रेटेड पावर कम होता है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेटेड पावर को। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके साथ गिवन डेटा है, ईएमएफ गिवन है, पावर 1 गिवन है और पावर 2 गिवन है, और आपने जो है बल्ब 1 की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और बल्ब 2 की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स हमने ये बात डिस्कस की थी कि मैन्युफैक्चरर जब भी एक डिवाइस बनाता है तो वो उसको पैरेलल के लिए बनाता है, और पैरेलल में पावर का फार्मूला क्या है, V²/R है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन में आप देखें हमने दोनों सर्किट्स बना लिए हैं, और दोनों सर्किट्स में एक में 40 वाट का बल्ब लगाया है, दूसरे में 60 वाट का बल्ब लगाया है, और स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो है पावर का फार्मूला यूज़ करें लेकिन पैरेलल वाला, और दोनों के लिए आप रेजिस्टेंसेस को सब्जेक्ट कर दें। रेजिस्टेंसेस को सब्जेक्ट करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ईएमएफ में तो आपने दोनों में 120 पुट करना है, लेकिन R1 का रेटेड पावर 40 है और R2 का रेटेड पावर 60 है, तो उन वैल्यूज़ का आपने ख्याल रखना है। और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो आपके साथ R1 की वैल्यू जो है वो 360 ओहम्स आ जाएगी और R2 की वैल्यू 240 ओहम्स आ जाएगी। और इसका चूँकि आपने रीज़न भी देना है, Y का रीज़न भी देना है, तो Y का रीज़न आपके साथ सिंपल है कि द रेटेड पावर and resistance are always inversely proportional। तो ये आप लिख सकते हैं
कि रेटेड पावर और रेजिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 2 भी हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखें। अ कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ohms at 20 degree centigrade. The temperature coefficient of carbon is given at 20 degree centigrade. What will be the resistance of the electrode at 85 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स इसमें एक बात पे गौर करें कि कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसीलिए कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स इस डेटा को देखें और हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन को देखें कि कार्बन इलेक्ट्रोड की इनिशियल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और आपको फाइनल टेम्परेचर गिवन है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला हम यूज़ करेंगे डेल्टा आर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा R1 डेल्टा टी। लेकिन हमें डेल्टा आर तो फाइंड नहीं करना, हमें तो फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फिर उस डेल्टा आर को फर्दर एक दूसरे फार्मूला में यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से हम फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि वो फाइनल रेजिस्टेंस जो होगी वो आपके साथ इनिशियल से कम होगी क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले स्टेप में तो डेल्टा आर फाइंड करें। डेल्टा आर में आप अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें, R0 की वैल्यू लिख लें और चेंज इन रेजिस्टेंस लिख लें। स्टूडेंट्स इस फार्मूला के लिए ये जो डेल्टा टी है, इस डेल्टा टी का यूनिट केल्विन में होना ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिफरेंस की अगर बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है जितना सेंटीग्रेड में आता है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में भी आता है। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिफरेंस को फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इंडिविजुअल टेम्परेचर्स तो केल्विन और सेंटीग्रेड में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो दोनों में सेम होता है। इसीलिए हमने गिवन डेटा जो था वो सेंटीग्रेड में था, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि अगर आप केल्विन में कन्वर्ट कर भी लेते फिर भी उससे वही डिफरेंस आता जो सेंटीग्रेड से आता है। स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मिल जाएगी। चेंज इन रेजिस्टेंस को अब इस फार्मूला में पुट करें, बल्कि सबसे पहले इस फार्मूला को आर फाइनल के लिए सब्जेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर आप मतलब आर इनिशियल की वैल्यू पुट करें और चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करें तो आपको आर फाइनल की वैल्यू 0.120 ओहम्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन में आपको नज़र आ रहा है इनिशियल टेम्परेचर पे ये सिचुएशन है और फाइनल टेम्परेचर पे ये सिचुएशन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे कंक्लूजन में आप देख रहे हैं कि एज अल्फा इज नेगेटिव सो वी कैन सी दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। आप देखिए इनिशियल 125 थी और फाइनल 120 हो गई है, तो मतलब ये डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मच। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डेटा को आप देख लें, लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है, उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपको गिवन है, ठीक है, उसको हमने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है और साथ में रेजिस्टिविटी भी आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है रो एल बाई ए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो आपके साथ डिफरेंस आ रही है गिवन डेटा में। क्वेश्चन में आपके साथ जो है वो रेडियस गिवन है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में जो मेरे साथ बुक अवेलेबल है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन आपकी जो एफएससी की बुक है उसमें ये प्रॉब्लम
ऐसा है, ठीक है। तो मतलब आपको जो है लेंथ गिवन है, आप अपने बुक के साथ इसे देख लें। लेंथ की वैल्यू 2 किलोमीटर गिवन होगी, एरिया की वैल्यू 22 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन होगी, और साथ में रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी आपको यही गिवन होगी, 18 × 10⁻⁻⁹ ओहम मीटर्स। तो ये जो है, बहरहाल इस प्रॉब्लम पे भी बात कर लेते हैं जो हमारे साथ बुक में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जो आपके केपी के बुक में जो प्रॉब्लम है तो उसका गिवन डेटा ये है, ठीक है। तो आप इसी के मुताबिक चलें। यहाँ पे आप ज़रा देखें, मिलीमीटर स्क्वायर है और हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन याद रखें कि मिलीमीटर स्क्वायर को जब भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको आपने 10⁻⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं 10⁻⁻⁶ के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρl/a, और इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपने सिर्फ जो है इसमें पुटिंग करनी है और अपना आंसर निकालना है, और कंक्लूजन में जो है डायग्राम बता के जितनी भी अननोन और नोन वैल्यूज़ हैं उसको आप दोबारा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम जो है इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं जो मेरे साथ बुक में मौजूद है, तो वहाँ एरिया की जगह आपके साथ डायमीटर गिवन था। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं ρa/πr²। और स्टूडेंट्स, आपको पता है r जो होता है ये d/2 के इक्वल होता है। तो अगर वो वैल्यू हम पुट कर दें ρl/π, और साथ में हो जाएगा d/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर इसको सॉल्व करें तो ρl/π और आपके साथ d²/4 हो जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 ρl / πd²। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये फिर इन टर्म्स ऑफ एरिया है। तो बहरहाल ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2.4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। अ टिपिकल 12 वोल्ट बैटरी हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ओहम। स्टूडेंट्स, ये जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 100 एम्पेयर। पहली चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। उसके अलावा आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, पावर ऑफ द बैटरी फाइंड करनी है, वो पावर जो आउटपुट तक पहुंच रहा है उसको फाइंड करना है, और वो पावर जो इंटरनल पे लॉस हो रहा है उसको फाइंड करना है। मतलब स्टूडेंट्स, आपने टोटल 5 चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.5 का गिवन डेटा आप देख लें। ईएमएफ की वैल्यू आपको गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और करंट गिवन है। और स्टूडेंट्स, फाइंड क्या क्या करना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, पावर ऑफ द बैटरी फाइंड करनी है, वो पावर जो इंटरनल पे डिसिपेट हो गई उसे फाइंड करना है, और वो पावर जो एक्सटर्नल पे डिसिपेट हो गई उसे भी फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक लोड रेजिस्टर है कैपिटल R, उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है और उस बैटरी की वैल्यू है 12 वोल्ट, और उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.012 ओहम्स, ठीक है। और हमने जो है ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हमने फाइंड करना है। और फिर हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हमने इस बैटरी का पावर फाइंड करना है, और फिर हमने इस रेजिस्टर का
पावर ऑफ कैपिटल आर फाइंड करना है और फिर पावर ऑफ स्मॉल आर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हम पावर डिसिपेटेड के लिए आई स्क्वायर आर का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप फार्मूलाज को एक नज़र देख लें, तो उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई जो है मसला नहीं है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है E माइनस आई आर, और उसी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ओहम्स लॉ के मुताबिक फार्मूला होता है आई आर। इसी तरह बैटरी के पावर को बताने के लिए हम EI फार्मूला यूज़ करेंगे और डिसिपेटेड पावर के लिए हम आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आप सिर्फ जो है वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और इस क्वेश्चन में जो है कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे पावर फाइंड करेंगे तो स्मॉल आर लिखेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे पावर फाइंड करेंगे तो कैपिटल आर लिखेंगे। तो ये आपके साथ क्वेश्चन हो गया और कंक्लूजन में आपको मुकम्मल लेबल डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस भी फाइंड हो गई है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड हो गया है, बैटरी का पावर भी फाइंड हो गया है, वो पावर जो आउटपुट तक पहुंच रहा है वो भी फाइंड हो गया है और इंटरनल पर भी पावर फाइंड हो गया है। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें कि अगर ये दोनों पावर्स आप देख लें, अगर इन्हें हम ऐड करें तो आप देखें बैटरी का पावर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी ने जितना पावर बनाया है वो 1200 था और 1200 में 120 ज़ाया हो गया और 1080 वाट का पावर आउटपुट तक पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 है कि a 10 watt resistor has a value of 120 ohm, what is the rated current through the resistor। तो आपको जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपके साथ गिवन है वो 120 ओहम है और आपको रेटेड पावर्स की वैल्यू भी गिवन है वो 10 वाट है और आपसे रेटेड करंट की वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन डेटा में आप देख रहे हैं पावर गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है और आपने करंट मालूम करनी है। तो करंट का फार्मूला आपके साथ है आई स्क्वायर आर, पावर का फार्मूला है आई स्क्वायर आर। स्टूडेंट्स ये गिवन डेटा के मुताबिक यही फार्मूला सबसे सूटेबल है क्योंकि आपको पावर और रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान रिलेशन लिखना है। तो आई स्क्वायर आर का फार्मूला यूज़ करके आप सबसे पहले आई को सब्जेक्ट कर लें और आई को सब्जेक्ट करने के बाद आप वैल्यूज़ पुट करें और वैल्यूज़ के बाद कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके साथ करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। अ रेजिस्टर ऑफ 50 ओहम्स हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट DC अक्रॉस 1 आवर, कैलकुलेट द पावर एंड द एनर्जी। स्टूडेंट्स आपने पावर और एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। तो गिवन डेटा देख लें स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस 50 ओहम है, वोल्टेज 100 वोल्ट है, टाइम जो है वो 1 आवर है। 1 आवर को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें तो 60 × 60 से 3600 सेकंड्स आता है और पावर डिसिपेटेड मालूम करनी है और एनर्जी मालूम करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ हम पावर का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं V²/R और एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे पावर इनटू टाइम। तो एक दफ़ा पावर आ जाए तो फिर एनर्जी भी मालूम करना आसान है। वैल्यूज़ आपको गिवन है, पावर फाइंड कर लें वो 200 वोल्ट आ जाएगा और फिर जो है उसी पावर को यूज़ कर लें, टाइम आपके साथ 3600 है तो एनर्जी भी आपके साथ आ जाएगी। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन था और 1 गो क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2.8 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन 2.8 को देखें। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप इफ द EMF इज 120 volt and resistance is 100 ohms and internal resistance is 0.01 ohms। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
आपके साथ क्वेश्चन में ईएमएफ गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और हमने करंट मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे और केवीएल की स्टेटमेंट है कि द वोल्टेज राइज इज़ इक्वल टू द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, और ड्रॉप्स के लिए हम हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूशन में देखें, वोल्टेज राइज इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज की वैल्यू क्या है, वो 120 है और ड्रॉप कहाँ कहाँ होगा, यहाँ ड्रॉप होगा और यहाँ ड्रॉप होगा। तो स्टूडेंट्स हम जो है EVT की जगह हम I इंटू कैपिटल R यूज़ कर सकते हैं, VR की जगह I इंटू स्मॉल r यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से I को कॉमन कर लेंगे और I को कॉमन करने के बाद ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके साथ करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फार्मूला में पुटिंग करते हैं और पुटिंग करने के बाद आपके साथ आंसर आ जाएगा। तो कंक्लूजन में आप जो है वो गिवन और रिक्वायर्ड दोनों को कंबाइनली लिख लें, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 2.8 हो गया है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 9 को देखें, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। स्टूडेंट्स आप ज़रा इस सर्किट को देखें, एक आपके साथ जो है वो बैटरी लगी है 24 वोल्ट की, दूसरी बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। 24 वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है, 6 वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके साथ 8 वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स इस बैटरी की भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी है और इस बैटरी की भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर, लेकिन अगर हमने ये पहली बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी होगी तो हम यूज़ करेंगे E1 माइनस आई आर वन, और अगर दूसरी बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी होगी तो हम यूज़ करेंगे E2 माइनस आई आर टू। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि हम I में सब्सक्रिप्ट्स नहीं लगा रहे हैं। I में इसलिए सब्सक्रिप्ट्स नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये सीरीज़ सर्किट है और सीरीज़ सर्किट में करंट आपके साथ सेम होती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उस क्वेश्चन को KVL से सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख लें कि ये 3 रेजिस्टर्स आपके साथ सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो 3 रेजिस्टर्स को तो सिंपली ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। और ये बैटरी ज़रा देखें, ये एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। स्टूडेंट्स ऐसे केस में जो इनका रिजल्टेंट होगा 24 और 6 का, वो 18 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा को जहन में रखते हुए सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन के गिवन डेटा को देखें, आपने सबसे पहले तो करंट मालूम करनी है। करंट मालूम करने के बाद आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स 1 मालूम करना है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स 2 मालूम करना है। स्टूडेंट सोर्स 1 और सोर्स 2 के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले आपको करंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ तो आपको गिवन है। अब करंट के लिए आपने यूज़ करना होगा ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ कहता है कि EMF इज़ इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो करंट के लिए आपको सबसे पहले R इक्विवेलेंट चाहिए होगी और EMF चाहिए होगा। अब R इक्विवेलेंट के लिए तो हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, और आपके साथ जो इक्विवेलेंट EMF है, जैसे हमने कहा कि हम 24 से 6 माइनस कर लेंगे तो उसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले तो हमने 3 रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट थे, तो उनका R इक्विवेलेंट आ गया। जब R इक्विवेलेंट आ गया तो फिर हमने बैटरीज़ का इक्विवेलेंट निकाल लिया। स्टूडेंट्स बैटरीज़ का इक्विवेलेंट 18 वोल्ट हो गया। तो अब ये सर्किट जो है कुछ ऐसे हो गया है। अब हमने इस सर्किट के ज़रिए करंट की वैल्यू मालूम कर ली। करंट की वैल्यू है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो उससे 2
2 एम्पेयर आया। स्टूडेंट्स एक दफ़ा करंट आ गई तो फिर तो आपके साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्वेबल हो गया। अब VT1 और VT2 के फार्मूलाज यूज़ करके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस फाइंड कर लें और स्टूडेंट्स ये आपके साथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गए। इसमें आपने स्टूडेंट्स एक वैल्यू पे गौर किया कि जो V2 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये उसके EMF से ज़्यादा था। स्टूडेंट्स EMF2 कितना था? 6 वोल्ट था और EMF1 कितना था? वो 24 वोल्ट था। आप ज़रा इस बात पे गौर करें कि EMF1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है, मतलब ये जो आपके साथ EMF1 है ये डिस्चार्जिंग मूड पे है। और ज़रा EMF2 को देखें, EMF2 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF2 से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ये सिचुएशन हमने कब पढ़ी थी? कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होता है? जब आपके साथ एक बैटरी क्या कर रही होती है? वो चार्जिंग मूड पे होती है। तो ये बात जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट द राइट मे बी कंसिडर्ड एज आइडियल वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स आइडियल वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? आइडियल वोल्ट मीटर उस वोल्ट मीटर को कहते हैं जो किसी भी सर्किट से करंट को ड्रॉ ना करें, ठीक है, और वो विदाउट ड्राइंग द करंट जो है रीडिंग ले लें, उसको आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। और उसके लिए वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये MCQs भी एक दो समझ लें कि वोल्ट मीटर जो होता है स्टूडेंट्स आइडियल क्या होता है कि उससे करंट ना गुजरे। ऐसा वोल्ट मीटर जिससे करंट ना गुजरे उसको आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। और उसके लिए आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि ये जो आपके साथ वोल्ट मीटर है ये आइडियल है। इसका मतलब ये है कि जब करंट यहाँ तक पहुँचेगी तो सारी करंट इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आपके साथ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। आइडियल वोल्ट मीटर का यहाँ पे मकसद ये है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि EMF की वैल्यू आपके साथ 15 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओहम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में R1 जो है ये 100 है और R2 जो है ये 300 है। और आपने क्या मालूम करना है? आपने करंट थ्रू R1 मालूम करना है, क्योंकि देखें ये जो करंट यहाँ तक पहुँचेगी तो ये दो रास्तों में स्प्लिट हो जाएगी। तो वो जो करंट R1 से गुजर रही है वो आपने मालूम करनी होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ। तो आपके साथ जो डायग्राम है स्टूडेंट्स वो मैंने दोबारा बना लिया है और आप देखिए मैंने इस डायग्राम में वोल्ट मीटर को ड्रॉ नहीं किया। इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वोल्ट मीटर आइडियल था और उससे कोई करंट पास नहीं हो रही थी। तो जब करंट ही पास नहीं हो रही थी तो हमने उस सर्किट को करंट के लिए इग्नोर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स EMF 15 है, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है। और मालूम क्या करना है? वो करंट जो R1 से गुजर रही है, मतलब I1 हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स फार्मूलाज जो हमें यूज़ करने होंगे, सबसे पहले ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उसके लिए R इक्विवेलेंट का फार्मूला है। फिर ये जो दो रेजिस्टर्स आपके साथ आए हैं ये इसके साथ फिर सीरीज़ में है तो फिर हम सीरीज़ का फार्मूला भी यूज़ करेंगे और आखिर में हम सिंपल जो ओहम्स लॉ है उसके हेल्प से हम करंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है जो दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2 उनके इक्विवेलेंट को मैंने R3 का नाम दे दिया और यहाँ पे जो आपके साथ इक्विवेलेंट का फार्मूला है वो अप्लाई हो गया है। LCM ले लें और LCM लेने के बाद R3 को फाइंड कर लें। तो ये R3 आ गया। अब R3 जो है वो स्मॉल r के साथ कैसे है? सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में भी इक्विवेलेंट का फार्मूला अप्लाई करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है इसकी वैल्यू आई है 80 ओहम्स। अब आप जो है बैटरी से निकलने वाला करंट मालूम कर लें। तो स्टूडेंट्स बैटरी से जो निकलने वाला करंट होगा
वो आपके साथ ओहम्स लॉ के ज़रिए आ जाएगा। ईएमएफ भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गई, तो करंट भी फाइंड हो गया। जब करंट फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके साथ R3 की कम्बिनेशन है, आप इस पे ड्रॉप मालूम कर लें। ये तो 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट का कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ हिस्सा यहाँ ड्रॉप होगा। तो R3 के लिए हम V3 फाइंड करेंगे और V3 का फॉर्मूला होगा IR3। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, V3 इज इक्वल टू IR3, यहाँ से V3 फाइंड हो गया। अब जब ये V3 फाइंड हुआ है, तो मतलब ये है कि इस R2 को भी यही वोल्टेज मिला है V3, और R1 को भी यही वोल्टेज मिला है V3, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेजेस सेम होते हैं। तो अगर पैरेलल में वोल्टेजेस सेम है स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ इस रास्ते को आप कंसंट्रेट करें। इस रास्ते का वोल्टेज भी गिवन है, इस रास्ते की रेजिस्टेंस भी गिवन है। अब आप इस रास्ते का करंट मालूम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स वो आप देखें, V3 इज़ इक्वल टू I1 R1, और वहाँ से हमने I1 की वैल्यू क्या की है, V3/R1, और ये आपके साथ क्वेश्चन का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि इफ़ द 3 आर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर व्हीटस्टोन ब्रिज इज 75 ओहम्स, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द 4th आर्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपके साथ जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है स्टूडेंट्स, वो ये है, एक रेजिस्टेंस भी 75 है, दूसरी भी 75 है, तीसरी भी 75 है, और वो अननोन रेजिस्टेंस आपसे मांगी गई है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो ये है, x इज़ इक्वल टू QR/P। तो इसमें सिंपल वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, और उसमें 75 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको 75 आंसर मिल जाएगा। सो इफ़ द 3 arm resistance of the Wheatstone bridge is 75 ohms, then the unknown resistance is also 75 ohms. So students, इसके साथ आपके चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं। इसको गो थ्रू करें और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।